टू जुडिशरी प्लस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 से, एंड ये जो है हम चैप्टर एलएलपी के लिए यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008 विद द अमेंडमेंट ऑफ 2021 का देख रहे हैं। और ये बेसिकली हम दिल्ली जुडिशल सर्विसेज के देख रहे हैं। इसके एडिशन में भी अगर एलएलपी जो है जिस भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, मे बी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आपकी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, तो इन सब के लिए ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इस लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल में कवर किया एलएलपी। ऑलरेडी 5 लेक्चर अपलोडेड है एंड दिस इज़ द 6th वन। तो आज का जो पहला सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 42 है। बेसिकली चैप्टर 8 जो है वो डील करता है असाइनमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ पार्टनरशिप राइट, यानी कि बेसिकली आप इसमें डील करते हैं असाइनमेंट से, और पार्टनर्स के राइट के ट्रांसफर्स के बारे में भी हम इसमें बात करते हैं। तो 42 हमें बोल रहा है पार्टनर्स ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट के बारे में। तो सबसेक्शन 1 देखते हैं। जो राइट है ना किसी पार्टनर का टू अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ एलएलपी, यानी कि जो पार्टनर की राइट है कि वो प्रॉफिट शेयर कर सकता है या लॉस भी शेयर कर सकता है किसी एलएलपी का, और वो रिसीव कर सकता है डिस्ट्रीब्यूशन इन अकॉर्डेंस विथ एलएलपी अग्रीमेंट। ठीक है, वो ट्रांसफरेबल होगा, चाहे वो पूरा हो या उसके पार्ट में ट्रांसफरेबल हो। ठीक है, तो ये सबसेक्शन 1 बोल रहा है कि पार्टीज़ की राइट है कि वो शेयर कर सकता है प्रॉफिट और लॉसेस एलएलपी के, और वो रिसीव कर सकता है डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से, जो एलएलपी अग्रीमेंट उनके बीच बनी है उस हिसाब से। ठीक है, और वो होली भी कर सकता है और पार्टली भी कर सकता है। सबसेक्शन 2 बोल रहा है जो भी ट्रांसफ़र होता है ना कोई राइट by any partner pursuant to subsection 1 does not by itself cause the disassociation of the partner or a dissolution or winding up of LLP। तो जो ट्रांसफ़र होता है कोई भी राइट किसी पार्टनर का सबसेक्शन 1 में, वो उसको खुद से क्या है, डिसएसोसिएट नहीं कर देता है किसी पार्टनर को, या डिज़ोल्व नहीं कर देता है, या वाइंड अप नहीं कर देता है एलएलपी। यानी कि सिर्फ अगर राइट ट्रांसफ़र हो रहा है किसी पार्टनर के द्वारा सबसेक्शन 1 में, इसका मतलब ये नहीं है कि एलएलपी वाउंड अप हो गई या डिज़ोल्व हो गई, और ना ही इसका मतलब ये है कि पार्टनर जो है पार्टनर का डिसएसोसिएशन हो गया है एलएलपी से। ठीक है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। सबसेक्शन 3 में देखते हैं, जब ट्रांसफ़र हो गया राइट परसुएंट टू दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर राइट को ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो वो खुद से does not by itself entitle the transferee or assignee to participate in the management or conduct of the activity of LLP। तो वो खुद से जो है ना वो इंटाइटल नहीं करता है ट्रांसफरी को या असाइनी को कि वो पार्टिसिपेट करे मैनेजमेंट में या कंडक्ट में किसी एक्टिविटी का, एलएलपी की एक्टिविटी का, और एक्सेस करे इंफॉर्मेशन जो कि कंसर्न करता है एलएलपी के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। यानी कि जब ट्रांसफ़र करते हैं कोई भी राइट इस सेक्शन के अंदर, वो किसी ट्रांसफरी या साइनी को एंटाइटल नहीं करता है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे या एक्टिविटी में और कंडक्ट में जो है पार्ट ले एलएलपी के, और वो एक्सेस कर सकता है इंफॉर्मेशन जो भी एलएलपी के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। अब आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 9 इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चैप्टर नंबर 9 से डिस्कस किया गया है, एंड सबसे पहला सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 43 है। ये बात कर रहा है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर ऑफ एलएलपी के अफेयर्स की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बोल रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेगा, एक या एक से ज़्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन को एज अ इंस्पेक्टर, कि वो इन्वेस्टिगेट करे एलएलपी के कामकाज को, उसके अफेयर्स को, और वो रिपोर्ट करे वैसा, वो जो भी उसने नोट किया है ना वैसा वो रिपोर्ट करेगा वैसा इंस्पेक्टर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा एक या एक से ज़्यादा इंस्पेक्टर जो अफेयर को नोट करे एलएलपी का, और फिर वो रिपोर्ट कर दे उस मैनर में जो भी डिसाइडेड है। ठीक है, देन इसका बोल रहा है सबसेक्शन कि जो ट्राइब्यूनल है वो क्या कर सकती है, इधर सुओ मोटो और ऑन द एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी by order declare that the affair of LLP ought to be investigated, or any court order declare that the affair of LLP ought to be investigated। यानी कि क्या बोल रहा है, ये डायरेक्ट कर सकता है, जो इन्वेस्टिगेशन जब होगा ना अफेयर का जो भी एलएलपी का है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एक या एक से ज़्यादा इंस्पेक्टर।
ठीक है, और रिपोर्ट करेगी या डायरेक्ट करेगी ट्रिब्यूनल को, चाहे खुद से करे या अप्लीकेशन पे करे, नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी। तो वो ऑर्डर देके डिक्लेयर कर सकती है जो भी अफेयर है एलएलपी को, कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। दूसरा में बोल रहा है कि कोई कोर्ट है वो ऑर्डर देके डिक्लेयर कर सकती है कि जो अफेयर है ना एलएलपी की, उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। ठीक है, ये था हमारा सबसेक्शन 1 की अफेयर जो है इन्वेस्टिगेट होगा एलएलपी। और कैसे होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इंस्पेक्टर को, और इंस्पेक्टर एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, वो अफेयर को जो है इन्वेस्टिगेट करेगा और रिपोर्ट करेगा। और उसके बाद जो है ट्रिब्यूनल के बारे में बताया जा रहा है कि ट्रिब्यूनल भी खुद से या 1/5 मेंबर्स के अप्लीकेशन पे, यानी कि 1/5 जो पार्टनर्स होंगे उसके अप्लीकेशन पे ऑर्डर दे सकता है, डिक्लेयर कर सकता है कि जो अफेयर है एलएलपी का उसको इन्वेस्टिगेट कराया जा सके। तो ट्रिब्यूनल के पास भी पावर दे रखा है, फर्स्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड में ट्रिब्यूनल, एंड थर्ड में कोर्ट के पास भी पावर रखा है कि वो भी डिक्लेयर कर सकता है ऑर्डर देके कि एलएलपी को जो है इन्वेस्टिगेट कर दो। फिर सबसेक्शन 2 बात हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है एक या एक से ज़्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन को एज अ इंस्पेक्टर, कि वो इन्वेस्टिगेट करे एलएलपी के अफेयर्स को और रिपोर्ट कर दे। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एक या एक से ज़्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन एज ए इंस्पेक्टर, कि इन्वेस्टिगेट करे एलएलपी के अफेयर्स को। ठीक है, फिर सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि जो अपॉइंटमेंट होगा ना इंस्पेक्टर का सबसेक्शन 2 में, वो कैसे हो सकता है, वो हो सकता है, तो इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, अगर इफ नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ एलएलपी मेक एन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग एविडेंस एंड सिक्योरिटी अमाउंट में बी प्रिस्क्राइब। और फिर दूसरा क्या प्रोसीजर है, if the LLP makes an application that the affair of LLP ought to be investigated, or third, if in the opinion of the central government these circumstances suggesting नीचे वाली चीज़ें, तो जो होगा इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट कराया जाएगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर कैसे होगा, तो सबसे पहली चीज़ ये देखिए, अगर 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं ना एलएलपी के, उन्होंने अप्लीकेशन दिया है विथ एविडेंस, सपोर्टिंग एविडेंस और सिक्योरिटी के साथ, तो फिर उस हिसाब से जो है अपॉइंटमेंट हो जाएगा। फिर दूसरा बोल रहा है अगर एलएलपी ने एप्लीकेशन कर दिया कि अफेयर जो एलएलपी का उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, तो फिर अपॉइंटमेंट होगा। और थर्ड बोल रहा है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में उसको लगता है कि नीचे दिए गए सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं। क्या है सर्कमस्टांसेस, कि जो बिजनेस है एलएलपी का वो कंडक्ट हो रहा है इस इंटेंशन से कि क्रेडिटर को डिफ्रॉड किया जाए, पार्टनर्स को डिफ्रॉड किया जाए, या किसी अदर पर्सन को डिफ्रॉड किया जाए। ठीक है, और या तो अनलॉफुल या फ्रॉडुलेंट पर्पस या मैनर में, या ऑपरेसिव जो मैनर होता है उस हिसाब से चलाया जा रहा है उसका बिजनेस, अनफेयर वे में चलाया जा रहा है। ठीक है, तो उस या फ्रॉडुलेंट वे में, फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए या अनलॉफुल पर्पस के लिए चला रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में ऐसा लगता है। तो दूसरा क्या है कि जो अफेयर एलएलपी का आर नॉट बीइंग कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि जो एलएलपी के अफेयर्स है वो कैसे नहीं कंडक्ट हो रहे हैं, इस एक्ट के अकॉर्डेंस में नहीं हो रहे हैं कंडक्ट, तो फिर इन्वेस्टिगेट कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है। थर्ड क्या बोल रहा है कि रिपोर्ट रिसीव किया गया रजिस्ट्रार से और किसी अदर इन्वेस्टिगेटिंग या रेगुलेटरी एजेंसी से, और उसके पास सफिशिएंट रीज़न है कि जो एलएलपी का अफेयर है ना उसको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, तो फिर इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन नंबर 43 जो कि बात कर रहा था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अफेयर ऑफ एलएलपी के जो है अफेयर्स का इन्वेस्टिगेशन तो कौन कराएगा। सब अब देखिए एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि सबसेक्शन 1 में बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है कि इन्वेस्टिगेट कराओ। ठीक है, दूसरा बोल रहा है ट्रिब्यूनल बोल सकता है, थर्ड बोल रहा है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है। ये सब सेक्शन 1 का 2 क्लॉजेज है ट्रिब्यूनल और कोर्ट के बारे में। फिर जो है सब सेक्शन 2 बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ना एक से ज़्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन को भी अपॉइंट कर सकता है एज ए इंस्पेक्टर, कि वो इन्वेस्टिगेट करे और रिपोर्ट करे। सब सेक्शन 3 बोल रहा है कि इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट हो सकता है सब सेक्शन 2 में, और कैसे होगा, नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी जो है अप्लीकेशन मेड करेंगे विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एविडेंस। दूसरा बोल रहा है एलएलपी जो है एप्लीकेशन मेड करेगा कि जो एलएलपी का अफेयर है ना, अफेयर ऑफ एलएलपी ऑट टू बी इन्वेस्टिगेटेड
एलएलपी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करना है। और थर्ड बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में देयर कोई सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करती है कि बिजनेस जो एलएलपी का वो किसी पर्टिकुलर मैनर में नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्रॉडुलेंट मैनर में क्रेडिटर को फ्रॉड करने के लिए या पार्टनर्स को फ्रॉड करने के लिए, अदर पर्सन को फ्रॉड करने के लिए नहीं होनी चाहिए, ऑपरेसिव मैनर में या अनफेयर मैनर में, फ्रॉडुलेंट मैनर में नहीं होने चाहिए, या जो है अफेयर जो एलएलपी का वो किसी पर्टिकुलर जो है मैनर में कंडक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर जो है अगर ऐसा होता है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकता है। फिर जो लास्ट वन है वो बोल रहा है अगर रजिस्ट्रार से रिसीव हुआ है कि कोई एप्लीकेशन की इन्वेस्टिगेशन कराओ तो फिर इन्वेस्टिगेट कराया जा सकता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सेक्शन पे, जो है सेक्शन नंबर 44, जो कि बता रहा है एप्लीकेशन बाय पार्टनर फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो पार्टनर कब एप्लीकेशन देगा इन्वेस्टिगेशन के लिए? तो एन एप्लीकेशन ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी अंडर सबसेक्शन under clause A of subsection 1 of section 43 shall be supported by such evidence as the tribunal may require for the purpose of showing that the application have good reason for requiring the investigation, and the central government may, before appointing an inspector, require the applicant to give security of such amount as may be prescribed for payment of the cost of investigation। यानी कि क्या बोल रहा है सेक्शन नंबर 44, ये हमें बात कर रहा है कि अप्लीकेशन बाय पार्टनर फॉर इन्वेस्टिगेशन, तो जितने भी अप्लीकेशन होंगे ना किसी पार्टनर के द्वारा एलएलपी के, ठीक है, जो कि सबसेक्शन हमने देखा था सेक्शन 43 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए में, जो पार्टनर दे रहा है 1/5 एटलीस्ट पार्टनर जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो वो जब भी एप्लीकेशन देंगे ना तो उसके साथ जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होगा, एविडेंस होगा, जो भी ट्रिब्यूनल रिक्वायर करेगा। ठीक है, और किस लिए करेगा, ताकि शो करे अप्लीकेंट को कि अप्लीकेंट के पास अच्छा रीज़न है इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने से पहले क्या करेगी, रिक्वायर करेगी एप्लीकेंट को कि वो तुम सिक्योरिटी दे दो और ऐसा अमाउंट दे दो जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है, और उसके साथ कॉस्ट का भी पेमेंट करना होगा जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है सेक्शन नंबर 45, जो कि बात कर रहा है फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट और एसोसिएशन नॉट टू बी अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर। तो यहाँ सिंपल यही बात हो रही है कि कोई भी फर्म हो गया, कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो गया या कोई अदर एसोसिएशन हो गया, ये इंस्पेक्टर के तौर पर अपॉइंटेड नहीं हो सकता है। ठीक है, सिंपल। फिर आगे हमारे सेक्शन 46 जो कि बात कर रहा है पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन टू द अफेयर ऑफ रिलेटेड एंटिटी ईटीसी। तो अगर कोई इंस्पेक्टर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है कि इन्वेस्टिगेट करो एलएलपी के अफेयर्स को, और अगर उसको सही लगता है इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से, ठीक है, पर्पस ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन टू इन्वेस्टिगेट ऑल्सो द अफेयर ऑफ द एंटिटी विच हैज़ बिन एसोसिएटेड इन द पास्ट और इज प्रेजेंटली associated with LLP or any present or former partner or designated partner of LLP, the inspector shall have power to do so and shall report on the affair or other entity or partner or designated partner so far as it thinks that the result of the investigation thereof are relevant to the investigation of the affair of the LLP। यानी कि क्या बात हो रही है कि इंस्पेक्टर जो होता है ना उसके पास भी पावर होता है कि वो कैरी आउट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, रिलेटेड एंटिटी का। तो मतलब अगर आपको एक एंटिटी का दिया गया है इन्वेस्टिगेशन करने का तो उसके पास पावर है कि वो रिलेटेड एंटिटी का भी कर सकता है अगर उसको लगता है ज़रूरत है तो अगर कोई इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया गया है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, कि इन्वेस्टिगेट कर लो एलएलपी के अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए, इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए to investigate also the affair of entity which has been associated with pastly or presently associated with LLP, जो कि वैसे एंटिटी जो कि या तो पास्ट में एसोसिएटेड थे उस LLP से या वो आज एसोसिएटेड है उस LLP के, या कोई प्रेजेंट या फॉर्मर पार्टनर है या डेजिग्नेटेड पार्टनर है LLP के। तो इंस्पेक्टर जो है उसके पास फुल पावर है और कि वो उसका अफेयर को चेक कर सकता है और रिपोर्ट कर सकता है किसी एंटिटी का जो कि उससे रिलेटेड एंटिटी है या कोई पार्टनर जो फॉर्मर पार्टनर था या डेजिग्नेटेड पार्टनर है, जो भी उसको लगता है इन्वेस्टिगेशन के इन्वेस्टिगेशन के दौरान या इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट के बाद कि इसका भी जो है इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है तो उसका भी कर लेगा। सबसेक्शन 2 बोल रहा है इन केस ऑफ एनी एंटिटी और पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 इंस्पेक्टर शैल नॉट एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू रिपोर्टिंग ऑन
his affair without obtaining the prior approval of the central government। तो किसी भी केस में कोई एंटिटी है या पार्टनर है या डेजिग्नेटेड पार्टनर है जो सबसेक्शन 1 में रेफर किया गया है, तो इंस्पेक्टर जो है वो एक्सरसाइज नहीं करेगा पावर, किस चीज़ का, इन्वेस्टिगेशन का पावर और रिपोर्टिंग का पावर, और हीज अफेयर विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं ले लेता है तब तक क्या करेगा, कोई भी एंटिटी या पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर जो भी सबसेक्शन 1 में दे है ना कि उसका इन्वेस्टिगेशन करने का पावर है इंस्पेक्टर के पास, तो उसको नहीं कर सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन नहीं लेगा। लेकिन इसमें प्रोवाइजो है, उसमें बोल रहा है बिफोर अकॉर्डिंग अप्रूवल अंडर सबसेक्शन 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट shall give the entity or the partner or designated partner reasonable opportunity to so cause why such approval should not be accorded। ठीक है, तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा अदर पार्टी को कि जो है आपको हर्ट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, और वाई सच अप्रूवल शुड नॉट बी अकॉर्डेड, आपको जो है आप सो कॉज में ये बताओ। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन नंबर 47, और ये बात कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस के बारे में। ठीक है, तो ये ड्यूटी है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की या पार्टनर की एलएलपी की कि क्या ड्यूटी है कि प्रिजर्व करे या प्रोड्यूस करे इंस्पेक्टर के सामने या किसी पर्सन के सामने जो ऑथराइज किया गया है इंस्पेक्टर के द्वारा विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीवियस अप्रूवल के साथ कि जितने भी बुक्स हैं, पेपर्स हैं रिलेटेड एलएलपी से रिलेटेड, ठीक है, या अदर एंटिटी से रिलेटेड जो कि कस्टडी में है और पावर में है, उसको प्रिजर्व कर लो। ठीक है, तो वो क्या इंस्पेक्टर के पास जो भी आएंगे ना, तो यहाँ पे जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर की ड्यूटी बना दी गई है कि जितनी भी चीज़ इंस्पेक्टर के सामने आएगी तो उसको प्रिजर्व करना है, प्रोड्यूस करना है, पार्टनर को अच्छे से देना है, और जो है इंस्पेक्टर को देना है या किसी भी अदर पर्सन को देना है अगर इंस्पेक्टर ने ऑथराइज़ किया है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंस्पेक्टर ने ऑथराइज़ किया है विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, पार्टनर ने ऑथराइज़ किया लेकिन प्रीवियस अप्रूवल किसका था, सेंट्रल गवर्नमेंट का था, तो फिर उसको प्रिजर्व कर लिया जाएगा। दूसरा बोल रहा है अदरवाइज जो है टू गिव to the inspector all assistance in connection with the investigation which they are reasonably able to give। ठीक है, अदरवाइज क्या करेगा, इंस्पेक्टर को जो है वो सारी असिस्टेंस देगा जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको ज़रूरत पड़ेगी। ये सब किसका काम है, पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का। फिर सबसेक्शन 2 देख लेते हैं, इसमें बोल रहा है इंस्पेक्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल लेके रिक्वायर कर सकता है किसी भी एंटिटी को जो कि सबसेक्शन 1 में नहीं दे रखे, उसको वो क्या बोलेगा, उसको बोलेगा इन्फॉर्मेशन फर्निश करो, ठीक है, और प्रोड्यूस करो वैसे बुक्स और पेपर्स उसके सामने और किसी अदर पर्सन के सामने जो बिहार में ऑथराइज है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीवियस अप्रूवल के द्वारा, जो भी उसको सही लगता है कि वो सारे इन्फॉर्मेशन उसके सामने फर्निश करो, प्रोड्यूस करो बुक्स और पेपर जो भी उसको चाहिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बोल रहा है इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर ये सारी चीज़ें ले सकता है, रिक्वायर कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीवियस अप्रूवल के साथ। ठीक है, फिर आता है सबसेक्शन 3 जो बोल रहा है इंस्पेक्टर जो है वो क्या कर सकता है, मे कीप इन हिज कस्टडी एनी बुक्स और पेपर प्रोड्यूस अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 फॉर 30 डेज। तो इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, इंस्पेक्टर में कीप इन हिज कस्टडी अपनी कस्टडी में बुक्स और पेपर रख सकता है जो सबसेक्शन 1 में प्रोड्यूस किया गया या सबसेक्शन 2 में प्रोड्यूस किया गया, कितने दिन तक, 30 दिन के अंदर, 30 दिन तक। ठीक है, तो इंस्पेक्टर जो है बुक वो कस्टडी में रखेगा 30 दिन के अंदर अंदर वो सारे बुक्स को और पेपर्स को भी रख सकता है। ठीक है, जो भी सबसेक्शन 1 में दे रखे, और वो क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा उसको एलएलपी को अदर देन एंटिटी और इंडिविजुअल बाय हुम ऑन हुज बिहाफ द बुक्स और पेपर आर प्रोड्यूस। ठीक है, तो क्या करेगा, बाकी सबको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा एलएलपी को, और उसको बस छोड़ के जो कि अदर एंटिटी या इंडिविजुअल से अदर एंटिटी और इंडिविजुअल बाय होम ऑन हुज बिहाफ पेपर वॉज आर प्रोड्यूस, यानी कि जो इंस्पेक्टर है वो कस्टडी में रख लेगा बुक्स को
पेपर्स को जो सबसेक्शन 1 में प्रोड्यूस किए गए या 1-2 में प्रोड्यूस किए गए 30 दिन के अंदर अंदर और रिटर्न कर देगा उसके बाद एलएलपी को 30 दिन तक, यानी कि उसके अपने पास रखेगा फिर रिटर्न कर देगा। प्रोवाइजो बोल रहा है कि इंस्पेक्टर कॉल भी कर सकता है बुक्स और पेपर्स को जब भी ज़रूरत पड़ेगी बाद में, ठीक है। फर्दर प्रोवाइजो बोल रहा है कि सर्टिफाइड कॉपीज जो भी होंगे बुक्स और पेपर को जो भी सबसेक्शन 1 में प्रोड्यूस किया गया है उसको क्या करेगा, फर्निश करेगा इंस्पेक्टर को और रिटर्न कर देगा वैसे बुक्स को या पेपर्स को वैसे एंटिटी या पर्सन कंसर्न को, ठीक है, बाकी रिटर्न कर देगा। ये बोल रहा है प्रोवाइजो फर्दर में कि अगर सर्टिफाइड कॉपी जो है बुक या पेपर की जो भी प्रोड्यूस किया जाता है सबसेक्शन 2 में वो फर्निश की इसको किया जाएगा इंस्पेक्टर को और रिटर्न कर दिया जाएगा वैसे बुक्स और पेपर एंटिटी को या पर्सन कंसर्न को, ठीक है। सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है, इंस्पेक्टर एग्जामिन भी कर सकता है ओथ पे कोई पर्सन को जो कि सबसेक्शन 1 में रेफर किया है। सबसेक्शन बी क्या बोल रहा है, विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एनी अदर पर्सन इन रिलेशन टू द अफेयर ऑफ एलएलपी और अदर एंटिटी एज द केस मे बी एंड may administer on oath accordingly for the purpose may require any of those person to appear before him personally। तो इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है ओथ पे किसी भी पर्सन को जो सबसेक्शन 1 में रेफर किया गया है विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल लगेगी या किसी अदर पर्सन की लगेगी इन रिलेशन टू द एलएलपी के अफेयर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इंस्पेक्टर एग्जामिन कर सकता है ओथ पे किसी भी पर्सन को जो सबसेक्शन 1 में रेफर किए गए और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रीवियस अप्रूवल से किसी अदर पर्सन को भी जो कि अफेयर ऑफ एलएलपी से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसको भी जो है कर सकते हैं। फिर इंस्पेक्टर जो है एग्जामिन कर सकता है एडमिनिस्टर कर सकता है ओथ पे अकॉर्डिंगली फॉर दैट पर्पस में रिक्वायर एनी ऑफ दोज पर्सन टू अपीयर बिफोर हिम पर्सनली, ठीक है, तो ओथ पे बोल सकता है कि हमारे सामने अपीयर हो जाओ, ये भी बोल सकता है। फिर सबसेक्शन 5 बोल रहा है अगर कोई पर्सन फेल हो जाता है ना बिना रीजनेबल एक्सक्यूज़ के, अगर कोई पर्सन फेल हो जाता है बिना रीजनेबल एक्सक्यूज़ के और जो है बिना रीजनेबल कॉज और बिना रीजनेबल कॉज के रिफ्यूज़ कर देता है, इफ एनी पर्सन फेल्स विदाउट रीजनेबल कॉज और रिफ्यूजेस, फेल हो जाता है या रिफ्यूज़ कर देता है, क्या चीज़ करने से फेल हो जाता है या रिफ्यूज़ कर देता है कि वो किस चीज़ से फेल हो रहा है, टू प्रोड्यूस बिफोर एन इंस्पेक्टर और एनी पर्सन ऑथराइज बाय हिम इन हिज बिहाफ विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एनी बुक्स और पेपर विच इज़ इन ड्यूटी अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 टू प्रोड्यूस, यानी कि फेल किस चीज़ में हुआ है, फेल हुआ है कि वो प्रोड्यूस नहीं किया या रिफ्यूज़ कर दिया प्रोड्यूस करने के लिए इंस्पेक्टर के सामने या किसी अदर पर्सन के सामने, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ कोई बुक या कोई पेपर जो कि सबसेक्शन 1 और 2 में प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया है। दूसरा किस चीज़ के लिए फेल हुआ है, किसी इन्फॉर्मेशन फर्निश करने के लिए जो कि सबसेक्शन 2 में उसको ड्यूटी थी फर्निश करने के लिए। फिर क्या हुआ है, तीसरा हुआ है वो फेल हो गया या रिफ्यूज़ कर दिया है अपीयर होने के लिए इंस्पेक्टर के सामने पर्सनली, या तो रिक्वायर किया है सबसेक्शन 4 के अंदर कि आंसर करे कोई भी क्वेश्चन जो भी उसके सामने लाया जा सकता है बाय द इंस्पेक्टर इन परसुएंट टू सबसेक्शन, और लास्ट बोल रहा है कि साइन करने के लिए नोट्स ऑफ एनी एग्जामिनेशन और उसको पनिश किया जाएगा फाइन के साथ जो कि 2000 से कम नहीं होगा और जो एक्सटेंड कर सकता है 25,000 रुपीज़ तक विद द फर्दर फाइन भी यहाँ पे है जो कि 50 which shall not be less than 50 rupees but which may extend to 500 rupees each day every day after the first day after which default continues। तो फिर अगर ये सब हुआ तो फिर पनिशमेंट मिलेगी जो कि 2000 से लेके 25,000 तक होगी विथ फाइन जो है 50 रुपये से लेके 500 रुपये तक हर दिन का फाइन लगेगा जब तक डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू होगा, ठीक है। और लास्ट सब सेक्शन क्या बोल रहा है, जो नोट है नोट ऑफ एनी एग्जामिनेशन सबसेक्शन 4 वो उसको नोट किया जाएगा राइटिंग में, ठीक है, और उसको साइन भी किया जाएगा उस पर्सन के द्वारा जिसका एग्जामिनेशन ओथ पे लिया गया है, ठीक है। तो अगर कोई नोट्स है एग्जामिन सबसेक्शन 4 में वो पहले राइटिंग में लिखा जाएगा, पर्सन के द्वारा साइन किया जाएगा और जो है ओथ पे लिया जाएगा और कॉपी एक उस नोट्स की वो किसको दिया जाएगा, उस पर्सन को जिसको एग्जामिन किया जा रहा है ओथ पे, ठीक है, और उसके बाद उसको एज एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जा रहा है इंस्पेक्टर के द्वारा, ठीक है, एविडेंस के तौर पे यूज़ भी किया जा रहा है इंस्पेक्टर के द्वारा। ये हो गया सबसेक्शन 6 हमारा।
फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन जो कि 48 सेक्शन है, ये सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट बाय इंस्पेक्टर के बारे में बोल रहा है, यानी कि इंस्पेक्टर सीज भी कर सकता है डॉक्यूमेंट। तो जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंस्पेक्टर को रीजनेबल ग्राउंड पे ये बिलीव होता है कोई बुक या पेपर है जो एलएलपी से रिलेटेड है या उसके रिलेटेड एंटिटी से रिलेटेड है या उसके पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर से रिलेटेड है, वो जो क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय हो गया है या मल्टीलेटेड हो गया है या अल्टर किया गया है, फॉल्सिफाई किया गया है, सिक्रेटेड किया गया है, तो इंस्पेक्टर क्या करेगा, एक एप्लीकेशन मेड करेगा। किसको करेगा? जेएमएफसी को। जेएमएफसी यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फोर्स का इसको जो है एप्लीकेशन देगा। और जो है या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अगर ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को देगा जिसके पास जुडिस्डिक्शन है, और वो क्या कर लेगा, सीज कर लेगा वैसा बुक्स या पेपर जिसका भी क्या किया गया है, जो डिस्ट्रॉय किया गया, मल्टीलेटेड, ऑल्टर, फॉल्सिफाइड, सीक्रेटली, या जो है ये सब करने किया गया है या रीजनेबल ग्राउंड है कि ये सब किया जा सकता है। ठीक है, एलएलपी के एंटिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो फिर वो जो है उसको सीज कर लेगा अगर डाउट भी है कि उसको करा जा सकता है तो। रीजनेबल ग्राउंड होना ज़रूरी है ये बिलीव करने के लिए कि डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तभी सीज हो जाएगा। ठीक है, सबसेक्शन 2 बोल रहा है जब भी कंसिडर करेंगे ऐसे एप्लीकेशन इंस्पेक्टर के सामने, अगर उसको ज़रूरी लगता है तो इंस्पेक्टर जो क्या है ऑर्डर दे सकता है और ऑथराइज कर सकता है इंस्पेक्टर को कि एंटर कर लो, और विथ सच असिस्टेंट जो भी रिक्वायर्ड होता है उस प्लेस में या प्लेसेस में जहाँ पे बुक जो है या पेपर जो है उसको रखा गया है, या सर्च करो वैसा प्लेस उस मैनर में जो भी ऑर्डर में स्पेसिफाई किया, या तो सीज कर लो बुक्स और पेपर जिसमें जो इंस्पेक्टर को ज़रूरी लगता है इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से। ठीक है, ये था हमारा सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 बोल रहा है इंस्पेक्टर जो है वो अपने कस्टडी में बुक्स या पेपर सीज को रखेगा इस सेक्शन के अंदर, और वो कितने टाइम तक लगेगा, नॉट लेटर देन द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन जब तक कंक्लूड नहीं होगा तब तक रखेगा, उसके बाद नहीं रखेगा। एज ही कंसिडर नेसेसरी, जो भी उसको सही लगता है, और उसके बाद जो है वो रिटर्न कर देगा कंसर्न एंटिटी जिससे भी वो रिलेटेड है, वो वैसे डॉक्यूमेंट या पेपर। ठीक है, और कोई पर्सन को जिसके कस्टडी से वो सीज किया गया है, और इन्फॉर्म भी कर देगा किसको, जेएमएफसी यानी कि मजिस्ट्रेट को या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को जिस रिटर्न करने के टाइम में। ठीक है, प्रोवाइजो बोल रहा है वैसे बुक्स या पेपर को जो है shall not be kept or seized for a continuous period more than 6 month, यानी मैक्सिमम पीरियड जो है वो 6 मंथ है। 6 मंथ से ज़्यादा जो है इसको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता है। फर्दर प्रोवाइजो बोल रहा है कि इंस्पेक्टर जो है ना बिफोर रिटर्निंग सच बुक्स एंड पेपर एज अ फोर्सेड इन्वेस्टिगेशन एक आइडेंटिफिकेशन मार्क भी उस पर रखेगा, या उसके पार्ट में इन्वेस्टिगेशन मार्क भी छोड़ सकता है। सबसेक्शन 4 बोल रहा है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन, जितने भी सर्च है या सीजर है जो इस सेक्शन में मेड किए होंगे वो कैसे कैरी आउट होंगे, वो सीआरपीसी की यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के हिसाब से होंगे, जो कि सर्च या सीजर से रिलेटेड है, उसके प्रोविज़न यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट सेक्शन है इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के बारे में। तो इंस्पेक्टर जो है ना अगर उसको डायरेक्ट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो वो इंटरिम रिपोर्ट बना सकता है उस गवर्नमेंट को, और जब भी कंक्लूड होगा इन्वेस्टिगेशन तो एक फाइनल रिपोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को बना के दे देगा, और वैसा रिपोर्ट जो है रिटन मैनर में होगा और प्रिंटेड भी होगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा डायरेक्ट करेगी वैसा फॉलो होगा। फिर सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कॉपी फॉरवर्ड करेगी किसी रिपोर्ट का जो इंटरिम रिपोर्ट नहीं होगा यानी कि फाइनल रिपोर्ट होगा, और वो इंस्पेक्टर के द्वारा मेड किया गया होगा एलएलपी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में, और किसी एंटिटी को या पर्सन को जो डील करता है रिलेटेड टू दैट रिपोर्ट। ठीक है, और फिर बी क्या बोल रहा है, मी इफ़ इट थिंक्स फिट, अगर उसको सही लगता है तो वो एक कॉपी फर्निश कर देगा ऑन रिक्वेस्ट ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फी, किसी भी पर्सन को या एंटिटी को जो रिलेटेड है या अफेक्टेड है उस रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो उसको सबमिट भी कर देगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, एक कॉपी फॉरवर्ड करेगा किसी रिपोर्ट का जो भी इंस्पेक्टर ने मेड किया है किसी एलएलपी को रजिस्टर्ड ऑफिस में, और किसी अदर एंटिटी को भी कर सकता है पर्सन को जो उस रिपोर्ट से डील करती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर सही लगता है वो एक कॉपी फर्निश कर देगी या रिक्वेस्ट करेगी कुछ पैसे के पेमेंट से कि किसी पर्सन को एंटिटी को रिलेटेड जो अफेक्टेड है उस रिपोर्ट से तो उसको सबमिट कर देगी।
ये हो गया हमारा सेक्शन 49। नेक्स्ट सेक्शन है प्रोसिक्यूशन, सेक्शन 50। ये क्या बोल रहा है, इफ फ्रॉम द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 49 इफ इट अपीयर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट पर्सन इन रिलेशन टू द LLP or in relation to any other entity whose affair have been investigated has been guilty of an offence for which he is liable, the central government may prosecute such person for the offence, and it shall be duty of all partner, designated partner, other employee, agent of LLP or other entity as the case may be, to give the central government all assistance in connection with the prosecution which they reasonably able to give। यानी कि prosecution मतलब क्या होता है, तो यहाँ सिंपल बात हो रही है, अगर जो सेक्शन 49 की रिपोर्ट है उसमें उसके रिपोर्ट से ये अपीयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कोई पर्सन है जिसके रिलेशन LLP के रिलेशन में या किसी अदर एंटिटी के रिलेशन में जिसका फिर इन्वेस्टिगेट होना है, वो गिल्टी है किसी ऑफेंस के लिए, ठीक है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की के ऊपर ही इज लाइबल, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके लिए वो गिल्टी है और जिसके लिए वो लाइबल है, तो फिर क्या होगा, फॉर विच ही इज लाइबल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोसिक्यूट कर देगी वैसे पर्सन को उस ऑफेंस के लिए, और उसकी ड्यूटी है कि जितने भी पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर या अदर एम्प्लॉय एजेंट है उस LLP के या अदर एंटिटी के, ठीक है, तो वो क्या करेगी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट सारे असिस्टेंट देगी इन कनेक्शन विद द प्रोसिक्यूशन, ठीक है, उसको सारे असिस्टेंट देगी उस प्रोसिक्यूशन के असिस्टेंस के लिए विच दे रीजनेबली एबल टू गिव, जो वो दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ सिंपली यही बोल रहा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, ठीक है, कि कोई पर्सन जो है LLP के रिलेशनशिप में या किसी अदर एंटिटी के रिलेशनशिप में जिसका इन्वेस्टिगेट करना है और वो लाइबल है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रोसिक्यूट करेगी वैसे पर्सन को, और पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, एम्प्लॉय और एजेंट की ड्यूटी है कि वो उसको फैसिलिटेट करे इस काम में, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन नंबर 50। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 51 है, ये बात कर रहा है अप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ LLP के बारे में। तो अगर कोई LLP है, अगर वो लाइबल है वाउंड अप कराने के लिए इस एक्ट के अंदर या किसी अदर लॉ के अंदर फॉर द टाइमिंग फोर्स, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगता है फॉर फ्रॉम एनी सच रिपोर्ट अंडर सेक्शन 49, और उसको अगर सही लगता है रीज़न रिकॉर्ड करने के बाद, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर लेगी, अनलेस द LLP इज ऑलरेडी बीइंग बाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, cause to be presented to tribunal by any person authorized by the central government in his behalf, a petition for winding up LLP on the ground that it is just and equitable to wound up, यानी कि अप्लीकेशन जो है वाइंडिंग अप ऑफ LLP की दी जा सकती है अगर LLP जो है लाइबल है वाउंड अप कराने के लिए इस एक्ट के अंदर या किसी अदर लॉ के अंदर, ठीक है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट से सेक्शन 49 के अगर लगता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं जो सेक्शन नंबर 43 के सब सेक्शन 3 के क्लॉज C में या सब क्लॉज 2 में और सब क्लॉज 1 में दे रखे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि अनलेस द LLP इज ऑलरेडी बिंग बाउंड अप, अगर ऑलरेडी बिंग बाउंड अप नहीं हो चुका है ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो फिर उसको प्रेजेंट करेंगे ट्रिब्यूनल के पास और बोलेंगे जो भी पर्सन ऑथराइज है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस बिहाफ में, तो उसको पिटीशन दिया जाएगा वाइंडिंग अप का ऑफ LLP का ऑन द ग्राउंड डेट कि ये जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड है कि इस LLP को वाउंड अप कर देना चाहिए, तो फिर ऐसा वाउंड अप हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 52 बात कर रहा है प्रोसिक्यूशन फॉर रिकवरी ऑफ डैमेज और प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर फ्रॉम एनी रिपोर्ट अंडर सेक्शन 49 अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अपीयर होता है कि जो प्रोसीडिंग्स है वो पब्लिक इंटरेस्ट में लाई जानी चाहिए LLP के द्वारा या किसी अदर एंटिटी के द्वारा जिसका अफेयर इन्वेस्टिगेट होना है, और वो किस लिए हो रहा है, ताकि डैमेज रिकवर कर सके फ्रॉड से रिलेटेड या मिसफीजन से रिलेटेड या अदर मिसकंडक्ट से रिलेटेड, जो कि किसके कनेक्शन में, प्रमोशन के कनेक्शन में, फॉर्मेशन के, मैनेजमेंट और अफेयर ऑफ LLP के या अदर एंटिटी के लिए, और दूसरे में क्या है वो फॉर द रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ सच LLP और अदर एंटिटी जो कि मिस अप्लाइड हो रहा है या रॉन्गली रिटेन किया जा रहा है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको जो मे इटसेल्फ ब्रिंग द प्रोसीडिंग फॉर दैट पर्पज, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही प्रोसीडिंग लाया है इस पर्पज़ के लिए। तो सिंपल अगर मीनिंग देखें सेक्शन 52 का, ये क्या बोल रहा है, प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर कोई रिपोर्ट है सेक्शन 49 के अंदर, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अपीयर हो रहा है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं, ठीक है, जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में, द पब्लिक इंटरेस्ट में लाना चाहिए टू बी बाउड बिफोर LLP और अदर एंटिटी, ठीक है।
पब्लिक इंटरेस्ट में जो है वैसे प्रोसीडिंग्स जो है वो एलएलपी के सामने या अदर एंटिटी के लिए अगेंस्ट लानी चाहिए। तो क्या होगा, फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेज, किस लिए इन्वेस्टिगेशन, और वो जो है वो अफेयर जो है इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में, जो सेक्शन 49 में दे रहा है। तो सिंपल बोल इट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे लग रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में जो है इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए एलएलपी या अदर एंटिटी के अफेयर, ताकि जो है किस लिए रिकवर हो सके कोई भी डैमेज जो कि फ्रॉड के कारण आई थी, मिसकंडक्ट के कारण आई थी। ठीक है, और वो फ्रॉड या मिसकंडक्ट जो है प्रमोशन या फॉर्मेशन के कनेक्शन में थी या मैनेजमेंट ऑफ अफेयर के कनेक्शन में थी। ठीक है, दूसरा वो जो है वो किसके कनेक्शन में थी, फॉर द रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ सच एलएलपी और अदर एंटिटी जो कि मिस अप्लाइड हुआ है या रॉन्गफुली रिटेन किया गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता था कि वो प्रोसीडिंग्स जो है इस पर्पज़ के लिए लानी चाहिए, तो फिर वो क्या करती है, वो ला देती है, वो ला सकती है। ठीक है, फिर जो है आज के लेक्चर का हम सेकेंड लास्ट सेक्शन देखते हैं, जो है सेक्शन नंबर 53। ये एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बोल रहा है। तो जो भी एक्सपेंसेस हैं या जो रिलेटेड और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो लगते हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर को बाय एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट, वो डिस्ट्रॉय कर देना, वो सेल बी डिफरे इन द फर्स्ट इंस्टेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो फर्स्ट इंस्टेंस में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिफरे कर दिया जाएगा, यानी डिले कर दिया जाएगा। लेकिन जो नीचे दिए गए पर्सन है वो क्या करेंगे, वो सेल टू द एक्सटेंट मेंशन बिलो लाइबल हो जाएंगी, वो रिम्बर्स करे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एक्सपेंसेस, नेमली कौन से एक्सपेंसेस रिम्बर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली यही बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटेड पर्सन इंस्पेक्टर जो है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे इससे वो इस सेक्शन के अंदर, तो वो क्या होगा, एक्सपेंसेस जो है वो पहले तो डिफरे हो जाएगा, यानी कि डिले कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन जो फॉलोइंग पर्सन है ना, उनको जो है कुछ कुछ एक्सपेंसेस पे करने होंगे। जैसे कि क्या है, अगर कोई पर्सन है वो कन्विक्ट हो गया प्रोसिक्यूशन में और जिसको ऑर्डर किया गया है कि तुम डैमेज पे करो, ठीक है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड सेक्शन 52 के अंदर, तो वो जो है वैसा एक्सपेंसेस या उस एक्सटेंट तक जो भी कोर्ट ने ऑर्डर किया कन्विक्शन के लिए, तो वो पे कर देगा वैसा डैमेजेस। दूसरा क्या बोल रहा है, कोई एंटिटी है जिसके नाम पे प्रोसीडिंग्स लाई गई है, ठीक है, तो वो क्या है, लाइबल हो जाएगी उस एक्सटेंट तक जहाँ तक अमाउंट और वैल्यू ऑफ सच सम और प्रॉपर्टी रिकवर्ड बाय एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, थर्ड बोल रहा है अनलेस एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन जो इंस्टीट्यूट हो रहा है सेक्शन 50 के अंदर, तो कोई भी एंटिटी है, पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर या अदर पर्सन है जो भी डील कर रहे हैं उस रिपोर्ट से इंस्पेक्टर के, वो सारे लाइबल होंगे कि तुम रिम्बर्स करो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो सारे एक्सपेंसेस, अनलेस और एंड एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट अगर करता है तो फिर तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं करता है तो उसको रिम्बर्स करना पड़ेगा। दूसरा बोल रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन इज इंस्टीट्यूटेड पर्सन टू सेक्शन 50, तो अप्लीकेंट जो भी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन का, चाहे वो इंस्पेक्टर वो अपॉइंटेड इन परसुएंट टू 43 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, वो लाइबल होगा उस एक्सटेंट तक जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको डायरेक्ट किया, उतनी उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग। फिर कोई भी अमाउंट हो जिसपे एलएलपी या अदर एंटिटी जो है लाइबल है सेक्शन सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी के अंदर, तो वो क्या है, सेल बी फर्स्ट चार्ज ऑन द सम ऑफ प्रॉपर्टी मेंशन इन दैट क्लॉज। ठीक है, तो चार्ज हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है कोई अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस है जिसके रिस्पेक्ट में जो एलएलपी है या अदर एंटिटी है या पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर या अदर पर्सन है वो लाइबल है सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 की रिम्बर्स करे सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो रिकवर्ड किया जा सकता है एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। उसको कैसा, एज अ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू भी उस एक्सपेंसेस को रिकवर किया जा सकता है। फिर सब सेक्शन 4 आ गया, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ना, जितने भी कॉस्ट हैं एक्सपेंसेस हैं जो भी इनकर किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या इन कनेक्शन विद द प्रोसीडिंग बाउट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 52, उसको कैसा ट्रीट किया जाएगा, एज एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन गिविंग राइज टू प्रोसीडिंग। उसको माना जाएगा कि वो एक्सपेंसेस है इन्वेस्टिगेशन को, जिसका क्या हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, प्रोसीडिंग्स आ रहा है और आ रहा है। फिर जो है लास्ट सेक्शन आज देख लेते हैं। आज का लास्ट सेक्शन है सेक्शन 54, जो कि बात कर रहा है इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट टू बी एविडेंस।
तो एक कॉपी जो है किसी रिपोर्ट का, किसी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट का या इंस्पेक्टर्स की रिपोर्ट का जो इस एक्ट के प्रोविजंस के अंदर अपॉइंट किए गए हैं, वो उस मैनर में ऑथेंटिकेट होंगे, वैसे प्रिस्क्राइब्ड होगा जो कि एडमिसिबल होता है किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स में एज अ एविडेंस इन रिलेशन टू एनी मैटर कनेक्टेड टू रिपोर्ट। ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, वो एडमिसिबल हो सकता है किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स में एज अ एविडेंस, ताकि वो किस मैनर में यूज़ हो, इन रिलेशन टू एनी रिपोर्ट, एनी मैनर कंटेंट इन द रिपोर्ट। ठीक है, तो वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान यूज़ हो सके वैसे मैनर में वो है रिपोर्ट मेंटेन होगा। तो यहाँ हमने इन जो है इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर ख़त्म कर लिया है, जो कि चैप्टर 9 था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना चैप्टर 10 से स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई एम ट्विंकल जा साइनिंग ऑफ टुडे सेशन। थैंक यू।